नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में आपके लिए अपठित गद्यांश में किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने कोशिश की है कि दो अपठित गद्यांश को रखूं और दोनों में जिस तरह से प्रश्न बनते हैं, जिस तरह से सीबीएसई में प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 बहुविकल्पीय प्रश्न और 2 25 से 30 शब्दों में या 30 से 35 शब्दों में उत्तर देने के लिए 2-2 अंक के 2 प्रश्न होते हैं। तो दोनों गद्यांश में मैंने इसी तरह से रखा है कि 3 बहुविकल्पीय प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न, और साथ ही कोशिश की है कि बहुविकल्पीय के उत्तर दे दूं और जो दीर्घ उत्तरीय है 2 अंक वाले हैं वो आप स्वयं अभ्यास के रूप में करें। और इसके बाद हमने रखा है मुहावरों का भी हमने इसी तरह से किया है। कुछ को वाक्य के साथ, अर्थ के साथ आप मुहावरे ये पाठ्यपुस्तक से संबंधित हैं और कुछ मुहावरे ऐसे हैं जो इतर हैं, पाठ्यपुस्तक के बाहर से हैं, लेकिन मुझे आशा है कि इन्हीं मुहावरों में से वो एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने इन मुहावरों को रखा है और उन मुहावरों को का अर्थ भी बताया है और साथ ही उसे वाक्य में भी प्रयोग किया है। और कुछ ऐसे प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं मुहावरों से संबंधित, उसे भी हमने अलग से प्रश्न रखा है। एकाध प्रश्नों के उत्तर हमने दिए भी हैं, कुछ आपको देने के लिए स्वयं भी रखा है कि उसे अभ्यास के रूप में कर सकते हैं। मुहावरे के बाद ईमेल को रखा है। ईमेल का मैंने प्रारूप यहां पर बताया है कि कैसे आप ईमेल लिखेंगे। सीधी सी बात है, ईमेल लिखना जो है बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप प्रारूप पर ध्यान देंगे कि प्रारूप में प्रेषक यानी जो ईमेल लिख रहा है, जैसे प्राप्तकर्ता जो प्राप्त करेगा, और क्या है सीसी कार्बन कॉपी, उसके बाद ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC, उसके बाद विषय, उसके बाद दिनांक, उसके बाद संबोधन महोदय या महोदया, उसके बाद आप विषय से संबंधित बॉडी भाग को लिखेंगे, उसके बाद भवदीय या भवदिया क ख ग ये आप लिखेंगे। ये पूरे प्रारूप हैं। ईमेल के प्रारूप के बाद हमने सूचना लेखन को रखा है। सूचना लेखन के प्रारूप को भी हमने बताया है। सबसे पहले सूचना लेखन के लिए आप बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में सबसे ऊपर संस्था का नाम, उसके बाद सूचना, बाईं ओर दिनांक, उसके बाद उसके नीचे विषय, और विषय के बाद आप सभी को सूचित किया जाता है कि ये टिपिकल है, इसी तरह से करना चाहिए। और फिर विषय वस्तु से संबंधित आप पूरे एक्सप्लेन करेंगे, सूचना लिखेंगे, और उसके बाद नीचे जो है हस्ताक्षर जिसे कहते हैं क ख ग, या तो वहाँ पे गिवन होगा, दिया हुआ होगा प्रश्न में, या तो आप क ख ग लिख सकते हैं। और पद का नाम जैसे मान लीजिए सचिव की ओर से सूचना लिखिए तो सचिव वहाँ पे देंगे, या प्रधानाचार्य की ओर से सूचना लिखिए तो प्रधानाचार्य देंगे, या सांस्कृतिक सचिव की ओर से है तो सांस्कृतिक का सचिव देंगे। गिवन होगा, वहाँ प्रश्न में दिया हुआ होता है, तो जो भी हो यही प्रारूप है। और तीसरा जो है, अंतिम जो हमने रखा है वो विज्ञापन है। विज्ञापन में भी सबसे पहले आप बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, किसी प्रोडक्ट के बारे में है, तो सबसे प्रोडक्ट का नाम देंगे, प्रोडक्ट की विशेषताएं देंगे, कुछ पंचिंग लाइन देंगे विशेषताएं बताते हुए, उसे बबल्स में कुछ दाम दे दीजिए, उसके लिखिए। और चित्र अगर बना सकते हैं तो चित्र बना दीजिए, हल्का कलर भी कर सकते हैं। अगर आपको अंदर ले जाने दिया जाता है, 1-2 पेंसिल वाला कलर तो आप रख सकते हैं अपने पाउच में। ट्रांसपेरेंट पाउच होता है, उसमें 1-2 पेंसिल रख सकते हैं, पेंसिल वाला कलर रख सकते हैं, उसे आप कर सकते हैं आराम से, स्केच नुमा कर सकते हैं, जिससे कि आकर्षक विज्ञापन बने। नीचे आप दाम तो लिखेंगे ही, साथ ही नीचे संपर्क करने का जो पता है, मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, कुछ भी आप पता दे सकते हैं, वेबसाइट का नंबर दे सकते हैं, कुछ भी किसी तरह से, जिससे कि परीक्षक को लगे कि आपको विज्ञापन का फॉर्मेट पता है, विज्ञापन में क्या क्या चीजें लगती हैं, क्या क्या लिखनी चाहिए, ये कौन कौन सी चीजें लिखी जा सकती हैं, कौन कौन सी बातें लिखी जा सकती हैं, इसे वह परीक्षक जान जाएगा और आपको 3 अंक
आराम से मिल जाएगा। देखिए, जो पठित गद्यांश है वो 7-7 नंबर के 2 होंगे। उसके बाद मुहावरे 4 अंक के होंगे, 4-5 मुहावरे होंगे जिसमें से 4 आपको करने हैं। उसके बाद ईमेल 5 अंक का होगा। ईमेल के साथ साथ आपको अथवा में एक लघु कथा लेखन होगा। या तो आप लघु कथा लिख सकते हैं या ईमेल लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से ईमेल आसान होता है, एक बार फॉर्मेट आप ध्यान में रखिए तो ईमेल आसानी से आप लिख सकते हैं। ईमेल के बाद जो है वह विज्ञापन है। ईमेल के बाद जो सूचना लेखन रखा है, सूचना लेखन 4 अंक का है। सूचना लेखन में देखिए बॉक्स बनाना नहीं भूलिएगा, बॉक्स के भी एक अंक है, वो फॉर्मेट का अंग है, प्रारूप का एक अंग है। और विज्ञापन में भी बॉक्स जो है वह प्रारूप का अंग है। तो विज्ञापन जो है 3 अंक के हैं। और इसी तरह से हमने कोशिश की है कि मैं हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर करूँ, आपके लिए रखूँ। तो आइए देखिए वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी होता है। अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को हम क्या करते हैं? अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? अपठित गद्यांश गद्य का ऐसा अंश होता है जिसका पहले अध्ययन नहीं किया गया हो, यह अपठित गद्यांश कहलाता है। प्रायः अपठित गद्यांश का उद्देश्य किसी विषय को समझना, भाषा और शैली के बीच के संबंधों को खोजना तथा अवबोध क्षमता को परखना होता है। अपठित गद्यांश के अंतर्गत भावार्थ को समझकर उसका सावधानी पूर्वक गंभीरता व गहनता से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। अपठित गद्यांश को हल करने के चरणबद्ध तरीके क्या क्या हो सकते हैं? चरण सर्वप्रथम दिए गए अपठित गद्यांश को 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके मूल भाव को आत्मसात कर लेना चाहिए, यानी समझ लेना चाहिए। गद्यांश में दी गई महत्वपूर्ण सूचनाओं को रेखांकित करते रहना चाहिए। इससे विषय वस्तु व पठन कौशल वाले प्रश्नों को हल करने में आसानी होती है। भाषिक संरचना एवं व्याकरण संबंधी प्रश्नों के लिए गद्यांश में दिए गए कठिन शब्दों, मुहावरों आदि को रेखांकित करना चाहिए। गद्यांश पर आधारित कथन व कथन कारण वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने हेतु सर्वप्रथम उनके केंद्र बिंदु व मुख्य उद्देश्य को समझना चाहिए। इसके पश्चात ही सही विकल्प का चयन करना चाहिए। अंत में एक बार सभी प्रश्नों के उत्तरों को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़कर जांच लेना चाहिए। ये है। उसके बाद आइए गद्यांश को पढ़ते हैं और उससे संबंधित प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसे करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए या लिखिए। मानव जीवन यात्रा संघर्ष से भरी है। जन्म से मृत्यु तक की यात्रा में मनुष्य अनेक संघर्षों का सामना करता है। इन संघर्षों के स्वरूप भी विविध प्रकार के होते हैं। कतिपय संघर्ष ऐसे होते हैं जो मनुष्य के आंतरिक एवं बाहरी परिवेश के मध्य होते हैं। बाहरी परिवेश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां, व्यक्ति एवं समाज समाहित होते हैं। इन बाह्य संघर्षों की विशेषता यह होती है कि इनमें क्रिया एक पक्ष के द्वारा होती है एवं प्रतिक्रिया दूसरे पक्ष के द्वारा, यानी क्रिया एवं प्रतिक्रिया के प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ते हैं। वहीं कुछ संघर्ष मनुष्य के अंतर्मन की परिधि के भीतर ही जन्म लेते हैं और उसी सीमा में चलते रहते हैं। इस संघर्ष की विशेषता यह है कि इसमें क्रिया जिस मनुष्य के द्वारा की जाती है, प्रतिक्रिया भी उसी मनुष्य द्वारा होती है। अर्थात क्रिया एवं प्रतिक्रिया दोनों के प्रभाव एक ही मनुष्य पर पड़ते हैं। इसी कारण ऐसा संघर्ष बाहरी संघर्षों की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक एवं प्रायः घातक होता है। स्वयं का स्वयं से होने वाला यह संघर्ष ही अंतर्द्वंद कहलाता है। अंतर्द्वंद वस्तुतः ऐसी स्थिति है जिसमें अंदरूनी उथल पुथल की स्थिति इतनी तीव्र एवं चरम पर होती है कि कई बार आंतरिक स्तर पर स्थायित्व ही नहीं बन पाता। इस कारण
आप स्वयं को ही अपनी भावनाओं से अवगत नहीं करा पाते। यह स्थिति आपको बड़ी वेदना दे सकती है। इस स्थिति में बेचैनी, उलझन और अशांति की सीमा की था लेना भी मुश्किल है। कई बार यह स्थिति बहुत लंबी भी खींच सकती है। बाह्य संघर्षों की अपेक्षा अंतर्द्वंद शांत होने में कहीं ज़्यादा समय लेता है। अंतर्द्वंद को शांत करने का एक ही उपाय है और वह यह कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे प्रकृति की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया जाए। परिस्थिति पर अपना वश न चलने की स्थिति में हमें केवल कर्म करने का निर्णय लेकर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। आइए, इससे जुड़े हुए प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं? बाह्य संघर्ष की क्या विशेषता होती है? उत्तर है, इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग पक्षों पर निर्भर करती है। देखिए, इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ उत्तर को यहाँ पर ले रहा हूँ। आप खुद स्वयं देख सकते हैं, स्वयं उन 3 जो अलग अलग विकल्प हैं उसके बारे में जान सकते हैं। मनुष्य के मन की अस्थिरता का कारण क्या होता है? या कारण है बाहरी और आंतरिक संघर्ष, दोनों के कारण मनुष्य के मन जो है अस्थिर होते हैं। कई बार हमारे सामने जो है बाहरी परिवेश जो होता है उसमें इतने संघर्ष होते हैं, इतने उथल पुथल होते हैं कि हमारा मन अस्थिर हो जाता है। और कई बार आंतरिक द्वंद्व ऐसे होते हैं जिसके कारण हमारा मन अस्थिर हो जाता है। तो दोनों हालातों में ऐसे होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद किए गए विकल्पों में से जो दिए गए हैं उनमें से कोई एक विकल्प को चुनिए। कथन ए, अंतर्द्वंद की स्थिति में मनुष्य कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ देता है। कारण आर, परिस्थितियां मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती हैं। उत्तर है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। जो चौथा और 5वां प्रश्न है ये 30 से 35 शब्दों में देने के लिए होता है। आंतरिक संघर्ष घातक क्यों होता है? बाहरी परिवेश के कारक क्या क्या हैं? तो ये उत्तर आप अभ्यास के रूप में कर सकते हैं। अगला गद्यांश है, इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमिक कथा है। इतिहास के आवश्यक अंग हैं अतीत, सभ्य युग, मानव प्रयास और घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार। वर्तमान जो अभी जीवित है इतिहास का विषय नहीं है, यद्यपि वह शीघ्र अतीत होकर उसका अंग हो जाएगा। घटना जो संपन्न हो चुकी, चाहे अभी चाहे सहस्राब्दियों पूर्व, इतिहास का अंग हो जाती है। इतिहास विगत घटनाओं का चिंतन करता है। जब हम ऐतिहासिक क्रम में घटनाओं का वर्णन करते हैं तब उन्हें काल प्रसार में वितरित करते हैं, और जब भौगोलिक क्रम से इनका उल्लेख करते हैं तब उन्हें स्थानानुसार रखते हैं। इतिहास और भूगोल दोनों कारण और परिणाम के साथ घटनाओं की तिथि और स्थान को व्यवस्था प्रदान करते हैं। अतः निरंतरता व परिवर्तनीयता का समसामयिक विश्लेषण ही इतिहास है। इतिहास हमारी और हमारे समाज की दशा व दिशा का निर्धारण करता है और भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है। प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था। विशाल पर्वतमालाओं और नदियों की भूमिका प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान मानव का स्वरूप क्रमिक विकास का परिणाम है। इतिहासकारों ने अध्ययन हेतु सरलता की दृष्टि से इतिहास को कई भागों में वर्गीकृत किया है। प्राचीन भारत उसी वर्गीकरण का एक भाग है। ऐतिहासिक कालक्रमों का अध्ययन हम ऐतिहासिक सामग्री स्रोतों के आधार पर करते हैं। चूंकि इतिहास उन बातों का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुई हों, इसलिए मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने को ही इतिहास कहते हैं।
ये महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए कई रूपों में सुरक्षित हैं, जिन्हें हम इतिहास की सामग्री या स्रोत कहते हैं। आइए इसके आधार पर हम प्रश्न उत्तर करते हैं। इतिहास में घटनाओं का वर्णन मिलता है कालक्रम के अनुसार। वर्तमान मानव का स्वरूप किसका परिणाम है? क्रमिक विकास का। निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनकर लिखिए। अतीत में घटित मूल तथ्यों के संकलन को इतिहास प्रकट करता है, और दूसरा आर वर्तमान में घटित जीवित घटना इतिहास का अंश नहीं होती है। तो उत्तर है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। दो प्रश्न हैं जो 30 से 35 शब्दों में देना है। इतिहास हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, ये उत्तर आप कर सकते हैं। इतिहास के अंग कौन कौन से हैं, ये भी उत्तर, ये दोनों अभ्यास के लिए हम छोड़ते हैं, आप कीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे मुहावरे। मुहावरे जो यहाँ पर है पाठ्य पुस्तक से है, और कुछ इतर है पाठ्य पुस्तक से बाहर के भी मुहावरे हो सकते हैं। अंधे के हाथ बटीर लगना, क्या होगा? ये बड़े भाई साहब से है। अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु प्राप्त हो जाना। विभू को खजाना लुटाते देख ऐसा लगा मानो अंधे के हाथ बटीर लग गई हो। आंखें फोड़ना, परिश्रम पूर्वक पढ़ाई करना, इसमें वाक्य दिया हुआ है। आड़े हाथों लेना, खरी खरी सुनाना। नल खुला छोड़ने के कारण माँ ने सुनंदा को आड़े हाथों लिया। दूसरा वाक्य बड़े भाई साहब में आपने देखा होगा, जब छोटा भाई या जब लेखक देर से घर पहुँचा या हॉस्टल पहुँचा तो बड़े भाई ने उसे आड़े हाथों लिया। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी की और दुखी करने वाली बात कहना, इसका भी यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है। आगे क्या है? रंग दिखाना, असली रूप दिखाना या असर दिखाना। कुछ ही दिनों में नौकरानी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और एक दिन सामान लेकर चंपत हो गई। आग बबूला हो उठना, बहुत क्रोधित होना, वाक्य दिया हुआ है। आवाज़ उठाना, असंतोष प्रकट करना, यहाँ पर भी आवाज़ दिया हुआ, वाक्य दिया हुआ है। एक ही राग अलापना, बार बार एक ही बात को दोहराना। क्रोध से उफन उठना, बहुत क्रोधित होना। ततारा को वामिरों के पास देखकर ततारा की माँ क्रोध से उफन उठी। ये इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत अधिक प्रसन्न होना। नातिन पैदा होने पर नानी की खुशी का ठिकाना ना रहा। इसी तरह से चक्कर खाना, सुध-बुध खोना, इस तरह के वाक्य मुहावरे हैं, इसका वाक्य आप बना सकते हैं। इस तरह से मुहावरे में से संबंधित वाक्य पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निर्देशानुसार मुहावरों पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शमिता तो डैश है, रात दिन पढ़ती रहती है, रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित मुहावरा लिखिए। यानी हम कह सकते हैं किताबी कीड़ा है। हैसियत से बढ़ चढ़ कर बोलना, अर्थ के साथ उचित मुहावरा लगाइए। लोहे के चने चबाना, वैसे तो आधुनिक होने का दावा करते हो परंतु वास्तव में तुम पुरानी परंपराओं का आंख मूंद कर अनुसरण करते हो। लकीर के फकीर होना, इस तरह का मुहावरा हो सकता है। परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाकर मेरी डैश न रहा, ये भी इसका भी उचित मुहावरा ढूंढ सकते हैं। इस तरह से इसके साथ एक और तरीका है मुहावरे से संबंधित प्रश्न पूछने का कि 2 मुहावरे दे दे और आपसे कहा जाए कि दोनों में अंतर क्या है। ये इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए मुहावरे को यहीं पर छोड़ते हैं। ये आप मुहावरे खास तौर पर ये तो पाठ्य पुस्तक से आमतौर पर होते हैं। कोई भी व्याकरण की किताब देखेंगे वहाँ पर आपको मुहावरे मिल जाएंगे, सारे इकट्ठे मिल जाएंगे। यहाँ पर भी हमने मुहावरे को रखा है, आप उसे देख सकते हैं। और अगला चलते हैं ईमेल। ईमेल का प्रारूप किस प्रकार है? ईमेल जो है ये 5 अंक का ईमेल होता है और इसके साथ ऑब्लिक करके या तो ईमेल को कीजिए या लघु कथा लेखन कीजिए। ये दोनों में ऑप्शंस होते हैं, या ईमेल कर सकते हैं या लघु कथा लेखन कर सकते हैं। दोनों 5-5 अंक के ही होते हैं। सबसे पहले प्रेषक के द्वारा, जिसके द्वारा मेल भेजा जाएगा, ईमेल भेजा जाएगा। प्रापक, प्राप्तकर्ता जो ईमेल प्राप्त करता है, रिसीवर जिसको कहते हैं।
और सेंडर प्रेषक सेंडर है और प्रापक रिसीवर है, प्राप्त करता है। उनका मेल यहाँ पर लिखेंगे। कार्बन कॉपी सीसी जिसको कहते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी जिसको कहते हैं। उसके बाद विषय आता है, दिनांक आता है और फिर उसके बाद संबोधन। उसके बाद संबोधन में प्रिय महोदय या महोदया या महोदय या महोदया भी केवल दे सकते हैं। फिर विषय वस्तु जो दिया हुआ है उससे संबंधित यहाँ मेल लिख सकते हैं। नीचे धन्यवाद देंगे, भवदिया या भवदिया क ख ग। ये मेल का प्रारूप है और इसी तरह से मेल का प्रारूप कर सकते हैं। एक बात और, मेल लिखते हुए या तो आप बॉक्स बना सकते हैं और बॉक्स चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं। दोनों तरह के स्वीकार्य हैं। बिना बॉक्स वाला मेल भी स्वीकार किया जाएगा, परीक्षक स्वीकार करेगा, आपको पूरे अंक देंगे। और अगर आप उसमें लगा देंगे तो वह भी आपसे स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके बाद सूचना लेखन। सूचना लेखन को बॉक्स में ही करेंगे, ये प्रारूप का अंग है सूचना लेखन का में बॉक्स। सबसे पहले संस्था का नाम, उसके बाद उसके नीचे सूचना, बाईं ओर तुरंत दिनांक, उसके बाद विषय और फिर संबोधन करेंगे। आप सभी को सूचित किया जाता है कि ये सूचना लिखने का एक तरीका है। और फिर विषय वस्तु से संबंधित विषय को आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नीचे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर या तो नाम वहाँ गिवन होगा, नहीं तो फिर क ख ग भी दे सकते हैं। पद का नाम, कई बार सचिव के नाम से सूचना लिखने के लिए दिया जाता है या प्रधानाचार्य के नाम से सूचना लिखने के लिए दिया जाता है या खेल अध्यापक के नाम से सूचना लिखने दिया जाता है या सांस्कृतिक सचिव के नाम से सूचना लिखने के लिए दिया जाता है। किसी भी तरह से आपको वहाँ पे पद दिया होगा जिसकी ओर से, जिसकी तरफ से आप सूचना लिखेंगे, तो इसलिए वहाँ पर पद का नाम दे सकते हैं। तो ये सूचना लेखन है। सूचना लेखन के बाद विज्ञापन। विज्ञापन भी बॉक्स में ही बनाएंगे। विज्ञापन के लिए सबसे पहले विज्ञापन अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए। नाम के बाद जो आप देंगे उसके बारे में उसकी विशेषताएं देंगे, 3-4 विशेषताएं दे दीजिए। पंचिंग लाइन में अगर दे सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। और बबल्स बनाकर उसके प्रोडक्ट का दाम दे सकते हैं और संपर्क, कहाँ से वह प्रोडक्ट, वह वस्तु कहाँ से प्राप्त हम कर सकते हैं, उस एड्रेस को भी आप दे सकते हैं। ये सब बॉक्स में ही होगा। और आकर्षक बनाइए, हो सके तो कलर भी कर सकते हैं, हल्का कलर कर दीजिए। 2-3 पेंसिल, कलर पेंसिल लेकर जा सकते हैं। पेंसिल वाला कलर जो होगा वो 2-3 रख सकते हैं। आपके पास ट्रांसपेरेंट पाउच होता है, उसमें 2 पेंसिल रख लीजिए कलर वाला, तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को रखेंगे तब जाकर आपका विज्ञापन अच्छा होगा, आकर्षक होगा। अब देखिए, सूचना लेखन 4 अंक का है, उसे भी आप करेंगे, आकर्षक तरीके से लिखेंगे तो आपके 4 अंक ज्यों के त्यों आ जाएंगे पॉकेट में। विज्ञापन लेखन 3 अंक का है, उसे भी आसानी से आप ले सकते हैं। ये सब ऐसे हैं जो कि प्रारूप को आप ध्यान में रख कर लिखेंगे तो 3 अंक के 3 अंक आपको मिल जाएंगे। थोड़े से आकर्षक होने चाहिए, कुछ कैची वर्ड होने चाहिए जो तुरंत विज्ञापन की जो भाषा होती है उसको ध्यान में रख कर उसमें डाल सकते हैं और आपको 3 अंक मिलेंगे। सूचना लेखन में भी 4 अंक है। मुहावरे में आपको 5 मुहावरे दिए जाएंगे जिसमें से कोई 4 मुहावरे लिखने हैं, करने हैं। चाहे वाक्य बनाने के लिए आएगा, चाहे फिलिंग द ब्लैंक में आपको भरने के लिए आ सकता है, तो 4 अंक वाले आप कर सकते हैं। ईमेल के बारे में मैंने बता दिया है। अपठित गद्यांश जो है 7 अंक के होंगे। 3 प्रश्न जो है वे बहुविकल्पीय होंगे 1-1 अंक के, और 2 प्रश्न 2-2 अंक वाले होंगे 7। इस तरह से 1-2 गद्यांश होंगे तो 7-दूनी 14 अंक के अपठित गद्यांश होंगे। तो ये कुल मिलाकर अभी मैंने इस वीडियो में जो आपको बताया है 14 अंक का जो है वह अपठित गद्यांश है, 4 अंक के मुहावरे हैं। तो 14 और 4 कितने हो गए? 18 हो गए। 4 अंक के 5 अंक का ईमेल है, 18 और 5 जोड़ लीजिए, और उसके बाद सूचना 4 अंक का है और 3 अंक के विज्ञापन है। तो इतने सारे अंक को मैंने इस वीडियो में समाहित करने की कोशिश की है और मुझे आशा है कि अगर आप ये अच्छे से वीडियो देख लेंगे और इसका एक बार अभ्यास कर लेंगे तो ये जो अंक है आपके पॉकेट में रखे जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा?
अगर ठीक लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो जाएं, अच्छे अंक लाएं, आप 90% से अधिक अंक लाएं और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को देखिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।